नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 24 चुनाव को लेकर लगातार रणनीति बनाई जा रही है और रणनीति के बीच में तमाम ऐसे नाम हैं जिन पर तलवार भी लटक रही है। ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तमाम नामों को काटने का सिलसिला शुरू होने वाला है और ये सूत्र बताते हैं कि जो तमाम तरह के अभियान चलाए गए अलग अलग पार्टियों द्वारा, उन अभियानों में जिनकी कमी रही है उनके खिलाफ अब यहां पर पार्टी एक्शन लेने वाली है। एक्शन उनको निकालने को लेकर नहीं, बल्कि एक्शन होगा उनका टिकट काटने के साथ। अभी हमने देखा जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार अभियान चला रही थी, अखिलेश यादव लगातार लोक जन जागरण यात्रा निकाल रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं को गुर दे रहे थे किस तरह चुनाव में जाना है। तो वही बीजेपी तमाम तरह के अभियानों के माध्यम से अपनी जमीन को पुख्ता करती नजर आ रही थी। बीजेपी जो हमेशा बोलती आ रही है कि इस बार हम हैट्रिक मार रहे हैं, केंद्र में रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। बीजेपी जिस बार बोल रही है कि इस बार हम 80 सीटें लेके आ रहे हैं। हालांकि यहां पर ग्राफ नीचे हुआ था, पर चूंकि 80 सीट की बात कर रहे हैं तो प्रश्न उठाना लाजमी है। हम जैसे खबरनबीस हमेशा ऐसे मुद्दों को उठाते रहते हैं। 2014 परिणाम 71 सीट बीजेपी जीत कर आई थी और ऐतिहासिक जीत उत्तर प्रदेश में। उसके बाद अगर 19 की बात करें तो ये सीटें 64 पे पहुंच गई थी और 2 सीटें मिला के बात करें अपना दल की तो 66। क्योंकि यहां पर चर्चाएं तो हो रही थी कि इस बार बढ़ के आएंगी, पर यहां पर ग्राफ नीचे गया और 66 में भी हमने देखा जिस तरह से यहां पर आजमगढ़ और रामपुर की सीट। सबसे महत्वपूर्ण चर्चा विषय यहां पर यह है कि बीजेपी लगातार तमाम तरह के अभियानों से अपनी जमीन मजबूत कर रही है और संदेश जनता को दे रही है कि क्या कुछ हमने बेहतर किया। प्रेस वार्ताओं के माध्यम से चाय पे अभियान, टिफिन पे चर्चा, सम्मेलनों का दौर, पसमानदा सम्मेलन समेत तमाम वर्गों के सम्मेलन यहां पर हो रहे थे और इन सम्मेलनों के बीच जमीन तलाशी जा रही थी कि 80 सीटों की जो हम बात कर रहे हैं उसको जीतेंगे कैसे। भाई जाहिर सी बात है, बड़ा युद्ध है, आम चुनाव है और ये आम चुनाव निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव सबसे अलग होता है क्योंकि यहां पर विधानसभा चुनाव के, निकाय चुनाव के परिणामों से इस चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। पर चूंकि उत्तर प्रदेश है, जब यहां पर कोई भी चुनाव होता है तो हर चुनाव को यहां पर बीजेपी और अन्य पार्टियां 24 के सेमीफाइनल के रूप में देखती हैं। पर अगर निकाय चुनाव को सेमीफाइनल मानेंगे तो बीजेपी ने यहां पर अपनी बादशाही साबित कर दी थी 17 नगर निगमों में मेयर बनाकर, पर उसकी यहां चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा यहां पर यह है कि जिस तरह से बीजेपी लगातार अभियान चला रही थी और अपने सांसदों को और विधायकों को कहा गया था कि अब आप क्षेत्र में जाएं और वहां पर संवाद स्थापित करें, और यह भी कहा गया था कि शिक्षाविद, कलाकार, संगीत से जुड़े लोग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के लोग, शहीद लोग और जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उन सब से संवाद स्थापित करना है और लिस्ट बनानी है 1000 लोगों की, उनसे संवाद स्थापित करना है, चाय पे चर्चा करनी है और 24 की तैयारी को पुख्ता करना है। इसके अलावा एक काम और दिया गया था, वो दिया गया था लाभार्थी सम्मेलन, यानी जनता के बीच संवाद। जो बीजेपी ने योजनाएं दी है, जो बीजेपी ने काम किया है, उस काम का यहां पर जनता से संवाद जरूरी है। और लाभार्थी सम्मेलन, जो तमाम तरह की योजनाओं के जो लाभार्थी लोग हैं उन सबको एकजुट करना, उनको एक संदेश देना कि अगर आपको सरकार के 9 साल के कार्यकाल में इतना कुछ हासिल हुआ है तो आने वाले समय में अगर आप दोबारा यहां पर सरकार पर भरोसा जताएंगे तो और यहां पर सरकार आपके लिए विकास की धारा बढ़ाती और बहाती नजर आएगी। खैर चर्चा है और 24 चुनाव को लेकर यहां पर मेहनत होनी भी नहीं चाहिए। पर यहां पर जिस तरह से जानकारी ये मिल रही है कि तमाम सांसदों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो भूपेंद्र चौधरी द्वारा जेपी नड्डा, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, उनको सौंपा गया और उस दौरान यह भी कहा गया कि तमाम चीजों को लेकर यह बातें भी कही गई कि तमाम जगह के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं रहा। वो लाभार्थी सम्मेलन में लक्ष्य रखा गया था कि 10,000 लोगों की भीड़ रखनी है, उतने लोग भी नहीं आ पाए। ये चर्चा चल रही है, खबरें चल रही हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये खबरें चल रही हैं। और जब उन्होंने लक्ष्य 10,000 लोगों का पूरा नहीं कर पाए तो उन पर गाज गिरनी तय है। तमाम जिलों के नाम चल रहा है, नोएडा का नाम भी चल रहा है, हाथरस का नाम भी चल रहा है, कन्नौज का नाम भी चल रहा है, इसके अलावा जौनपुर का नाम भी चल रहा है, घोसी का नाम भी चल रहा है, तमाम बहराइच का नाम भी चल रहा है। तमाम इस समय लोकसभा सीटों की बात चल रही है और अगर नाम चल रहा है तो कार्रवाई भी लगभग होनी तय है।
कि धुआं वही निकलता है जहाँ चिंगारी होती है, यहाँ पर चिंगारी फिलहाल लग चुकी है। अब ये चिंगारी धुआं करेगी या आग लगाएगी, यही आज हमारी चर्चा का विषय है। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको रूबरू करा दूं। महत्वपूर्ण चर्चा विषय आज का प्राइम डिबेट में। तो यहां पर जो मेहमान है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवक्ता भाजपा से सपार हुसैन अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से रविंद्र प्रताप सिंह अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से सुरा मिश्रा अपनी बात रखेंगी, रजनीकांत मिश्रा जी आरएलडी से अपनी राय देंगे, और प्रवक्ता आपसे इमरान लतीफ अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो जो पहला प्रश्न रहेगा वो रहेगा हमारा सपार भाई से। सपार भाई, कैसे देखते हैं? मुस्कुरा तो आप दिए, हैट्रिक की बात कर रहे हैं, 80 सीट की बात कर रहे हैं, पर सांसदों का रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर ठीक नहीं है। 10,000 लोग भी नहीं जुटा पाए हैं। मैजिक कम हो गया है या मेहनत नहीं की गई है, या केवल जनता के भरोसे अस्वस्थ हो गए हैं? क्योंकि यहाँ पर अब अगर 80 सीटें जीतनी है तो यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप यहाँ पर काम नहीं करेंगे, और अगर यहाँ पर आपके सांसदों ने काम नहीं किया है, गोद लिए गए गाँवों में पर काम नहीं किया है, उन गाँवों के विकास पर जो जिम्मेदारी ली थी उस पर काम नहीं किया है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर अब बहुत नापतोल के टिकट मिलने वाला है। और जानकारी ये मिल रही कहीं का टिकट काटा जाने वाला है। सपार हुसैन, क्या राय है आपकी? गौरव जी सभी को मेरा नमस्कार जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, बूथ स्तर का कार्यकर्ता, अपने कार्य को जिम्मेदारी से निभाता है। अच्छा। और जितने भी कार्यक्रम जो आपने गिनाए, चाहे वो लाभार्थी सम्मेलन हो, और जो है बुद्धिजीवी सम्मेलन है, या महाजन संपर्क अभियान है जी, तो पार्टी का कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाता है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी तक क्या होता था कि जो भी योजनाएं होती थी वो जनता तक, नीचे तक, धरातल तक नहीं पहुंचती थी। अच्छा। आज पार्टी के जिला कार्यालय में पहली बार बोल गए आप, फंस गए आप पहली बार बोल के, योजना पहुंचती नहीं थी। अब कैसे आप यहाँ पे काउंटर करेंगे सवार भाई? अभी करेंगे ना। आपने स्वयं बोल दिया योजना पहुंचती नहीं थी, अब बताइए। पिछली सरकारों में। अच्छा, पिछली सरकारों की बात कर रहा है। अच्छा। पिछली सरकारों में तो आपकी पहुंच रही, तो रिपोर्ट कार्ड खराब क्यों हो गया? रिपोर्ट कार्ड खराब नहीं है, ये आपको लग रहा है। अच्छा, खराब लग रहा है हमको। अभी मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोल लेने दीजिए। बोल लीजिए। नाराज हो गए आप? और नहीं, नाराज नहीं हुआ हूँ, आपसे कैसे नाराज हो सकता हूँ भाई साहब। तो आपने देखा कि चाहे वो आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, आप किसी भी जिले में चले जाइए, हमारे कार्यालय से लाभार्थी सूची को मांग लीजिए, आपको एक एक व्यक्ति की सूची, किस गांव में कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला, आपको सूची मिल जाएगी। अच्छा। और पिछली सरकारों में जो मैंने आप कहा, वहां के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 10 रुपया भेजते हैं और नीचे 1 रुपया पहुंचता है। 1991 में चलेगा भाई, पुरानी नई बात करिए, जाना पड़ेगा। अच्छा, ये याद दिलाना पड़ेगा लोगों को। कब तक यही ढोल मंजीरा पीटेंगे भाई? नई चीज बात करिए भाई। देखिए, ढोल मंजीरा नहीं है, ये सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की पार्टी है। अच्छा, ठीक है ना। और तुष्टीकरण की नहीं, संतुष्टीकरण की पार्टी। अच्छा, ठीक है। और आप देखिए, जो संगठन का निर्णय होता है तो रिपीट हो जाता है, ये संगठन का व्यक्तिगत काम है। अच्छा। इसके लिए विपक्ष को जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये हमारा संगठन का मामला है। अच्छा। कि हम किसको चुनाव लड़ाएंगे। अच्छा। और किसको नहीं लड़ाएंगे, किसका जो है हटाना है, किसका टिकट नहीं करेंगे, हमारे संगठन का व्यक्तिगत मामला है। अच्छा। और ये नीचे से लेकर ऊपर तक इसकी चर्चा होती है। अच्छा। और सभी सांसदों का जो आप बताया, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो सांसदों का रिपोर्ट कार्ड केंद्र को दिया, आप देखिए कितनी जिम्मेदारी के साथ लोग अपना काम करते हैं। अच्छा। चाहे वो बड़ा कार्यकर्ता हो चाहे छोटा। अच्छा। अगर बूथ स्तर पर काम हुआ है तो बूथ की रिपोर्ट हमारे प्रदेश कार्यालय को और केंद्र कार्यालय को पहुंचती है। इतना अच्छा काम हुआ है तो नड्डा साहब नाराज क्यों हो गए भाई? देखिए, नड्डा जी कोई नाराज नहीं हुए हैं। अच्छा। हम अपना संगठन का कार्य कर रहे हैं, जो संगठन की नीति रीति है उसके तहत हम अपना काम कर रहे हैं, उसमें नाराजगी का कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा। और अगर मान लीजिए कहीं पर कोई सांसद या कोई विधायक ढिलाई कर रहा है तो उसको संगठन की तरफ से दिशा निर्देश दिया जाता है, इसको नाराजगी नहीं कहते। अच्छा, इसको नाराजगी नहीं कहते जो आप बता रहे हैं कि नाराजगी। टिकट काट देंगे, नाराजगी और कैसी चाहिए भाई? और कौन सी नाराजगी होती है? देखिए, टिकट काटना और टिकट रिपीट करना ये पार्टी और संगठन का काम है। अच्छा।
ठीक है ना, ये हमारा व्यक्तिगत तो कुल मिला के आपका कहना है कि हम लाभार्थी इसको- सम्मेलन में कम भीड़ जुटने की जो बात कही जा रही है वो भीड़ जुटी थी और केवल एक भ्रम फैलाया जा रहा है, ये कहना चाहते हैं आप? देखिए, जो लाभार्थी सम्मेलन जितने हुए हाँ और जितने बुद्धिजीवी सम्मेलन हुए, जी। पार्टी के हर कार्यक्रम सफल रहा है। अच्छा ठीक है, और जो लाभार्थी हैं उनको पता है, और हमारे एक एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता ने, यहाँ तक कि विधायक और सांसद और मंत्री सब गए उस सम्मेलन में, सबने अपनी बात कही और अपनी पार्टी की उपलब्धियों को उनके सामने रखा। अच्छा जनता के लिए हम काम कर रहे हैं, जनता हमारे साथ है। सवाल भाई, एक और सवाल रहेगा मेरा आपसे। हमारा जो लक्ष्य है वो 80 सीटों का है, और आप भी देखेंगे इसी चैनल पर हम आकर कहेंगे कि 80 में से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आने वाली है। क्या बात है। विपक्षियों को इतना विश्वास। विपक्ष जो है उसका काम है आरोप लगाना, आलोचना करना। अब हम देखिए, जिस तरह कॉमन सिविल कोड आया, अरे विपक्ष तो ये बोला ही नहीं है, आपने पहले आरोप बोल दिया। विपक्ष तो बोला ही नहीं है, अभी पहले बोले यहाँ तो आरोप में लगा रहा हूँ। अभी मैं डिबेट से आ रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, अच्छा। क्योंकि ये तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, इसलिए अच्छा। इनके पेट में दर्द हो रहा अच्छा, है। आप कौन और सी बता राजनीति रहे हैं करते कि हैं, ये बता मुस्लिम, दीजिए। मैंने उनसे पूछा कि आप बताइए कि कॉमन सिविल कोड में मुस्लिम समाज का कहां पर अहित हो रहा है। अच्छा तो समाजवादी पार्टी के आदमी जवाब चलिए, जवाब नहीं दे पाए। मेरा मुद्दा नहीं है आज का, ठीक है, वो मुद्दा कभी रखेंगे। सबर से मेरे एक सवाल रहेगा आपसे, जाते जाते सवाल ले लूंगा आपसे, फिर अमीन भाई की बात लेता हूँ। जो आपने यहाँ बात कही कि हम चीजें बता रहे हैं, लाभार्थी को लगातार लाभ हो रहा है, जनता को आनंद मिल रहा है, विकास की धारा बह रही, तमाम आपने बातें कही, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हो गया। मेरा एक सवाल रहेगा छोटा सा, कि जब इतना अच्छा आपने काम किया है, इतना अच्छा लोगों को लाभ दिया है, लोगों के जीवन के स्तर को बढ़ा दिया है, बेहतर कर दिया है, विकास की धारा बढ़ा दी है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की नीति पे चल रहे हैं, तो फिर जनता को बताने के लिए प्रेस वार्ताओं की जरूरत क्या है? जनता को स्वयं जानती है कि जिसको मकान मिला है, जिसको गैस मिली है, जिसको रोड मिली है, जिसको रोजगार मिला है, वो स्वयं इससे लाभार्थी थे। तो जब वो लाभार्थी हो गया है तो फिर उसको बताने की जरूरत क्या है कि आपको लाभ मिला है कि नहीं मिला है? उसको लाभ मिला है, वो आपको वोट देगा। देखिए, जनता ने हमें 24 में वोट, 14 में वोट दिया, 19 में वोट दिया, 17 में वोट दिया, अच्छा 22 में वोट दिया, और 24 में हमें वोट देने जा रही है। अच्छा ठीक है, और रही बात ये सम्मेलन, ये हमारे संगठन की कार्य प्रणाली है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही काम करती है। अच्छा, ऐसे काम करते, क्योंकि हम जनता के लिए काम करते हैं। अच्छा। और जनता के बीच में नहीं रहेंगे। बाकी पार्टी और काम जो नहीं लोग करती है। जनता के बीच में नहीं थे, जो लोग जनता के बीच में नहीं थे, 70 राज करने के बाद 2 सीटें उत्तर प्रदेश में पा रहे हैं। अच्छा। ये उनकी उपलब्धियां, ये उनसे पूछिए कि अच्छा। वो कौन सी योजनाएं लेकर के जनता के बीच में जाने वाले हैं, बताइए। अच्छा ठीक है, योजना लेके नहीं जाएंगे, लेके जाएंगे। मुद्दा विहीन पार्टी है। अच्छा, मुद्दा विहीन पार्टी, ये सब वेंटिलेटर में चल रही है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। वेंटिलेटर चल रही है, अगर चले हो गया, वेंटिलेटर में चल रही है, आपका समय हो गया, और साथी भी है, और प्लीज डिबेट की गर्मा बना रखे सारे लोग, ठीक है, सबका मैं यही उम्मीद करूंगा। रविन भाई, आप लोग वेंटिलेटर पे चल रहे हैं, बड़ा बयान दिया है प्रवक्ता भाजपा ने, वेंटिलेटर कोरोना मुद्दा में विहीन मंगा पार्टी नहीं पाए। अच्छा, जो पार्टी वेंटिलेटर कोरोना में नहीं मंगा पाई, लीजिए, जो वेंटिलेटर कोरोना में आए वो आज तक खुले नहीं, और हमको वेंटिलेटर पे डालने की कल्पना कर रहे हैं, तो उन्हीं को मुबारक। अच्छा, उन्हीं को मुबारक। चलिए, दूसरा विषय यह है जी कि संयुक्त विपक्ष की कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के विरोध में उतरेगा, कांग्रेस के नेतृत्व में। अच्छा, मुझे लगता है कि 65 से 70 सीटें उत्तर प्रदेश में संयुक्त विपक्ष की आएगी। लीजिए, तो इनकी 80 सीटें कहाँ चलेंगी फिर? ये तो ये बता सकते हैं कहाँ गई। मुंगेरी लाल के सपने। जी सफर भाई प्लीज, अभी इतना गंदा रिमार्क मेरे साथ मत किया करिए। जी सफर भाई प्लीज, जी अगर ये गंदा रिमार्क करना हो तो या तो आप उठ के सफर भाई या प्लीज, तो मैं उठ पहला के टर्न से अभी मौका नहीं, प्लीज बोलिए, रविन भाई पूरी करिए। जी सपना अपना देखना हो तो आप देखिए, मोदी जी देखें, जी, मुझे मत दिखाने का चेष्टा करिएगा। जी बोलिए सफर भाई, बात पूरी करिए। जी इसमें से 6 सांसद बिहार से, 3 सांसद दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से 25 सांसद हम लोगों के संपर्क में है भारतीय जनता पार्टी के। जी इतना बुरा स्थिति है। आखिरी चुनाव जो इन लोगों ने फेस किया है, 30% चुनाव फेस किया है जी उत्तर प्रदेश में, और 25 सांसदों के यहाँ सीटें ही नहीं मिली निकाय चुनाव में। लीजिए, वो भीड़ क्या इकट्ठा कर पाएंगे? अरे बाप रे, और ये भीड़ इकट्ठा करते हैं प्रधानमंत्री से लेकर निचले स्तर तक की, तो सरकारी गाड़ियां लगाई जाती हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। अच्छा,
अरे लोग मन से नहीं आते। तो इनके भीड़ का मतलब नहीं है। और अगर इन्होंने 2 बार अपने चुनाव की जीत को अहंकार मान लिया है तो कांग्रेस 45 साल जीती है जी, और हम 4 बार केंद्र में रहे हैं। समाजवादी पार्टी अन्य अन्य नामों के साथ में अपने गठबंधन के साथ 4 बार केंद्र में रही है, 2 बार कांग्रेस के साथ में रही है जी। तो ये 10 साल का अहंकार ज्यादा है। अच्छा। एक बार अहंकार आ गया था, 5 साल के लिए लोग आए थे 2004 में, तो ऐसा सफाया हुआ जबकि विपक्ष सब अलग अलग लड़ा था। तो इनको वापस आने में 10 साल लग गए। इस बार विपक्ष एकजुट हो गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव से पहले विपक्ष एकजुट हुआ। कौन सा विपक्ष? शरद पवार की पार्टी लेंगे नहीं लेंगे विपक्ष में? है शरद पवार जी खुद ही है। तो वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बचे नहीं है। अजीत पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, उन्होंने घोषणा कर दी है खुलेआम पे। कैसे कहेंगे? तो 30 विधायक सभा मीटिंग हो गई है, डिप्टी सीएम बन गए हैं और शरद पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया। अगर संरक्षक बने रहेंगे। ऐसा हमारे साथ 3 बार हो चुका है, कांग्रेस के पास 4 बार हो चुका है। अच्छा जी। ऐसे जो खिलौने टूट के जाते हैं। अच्छा। कांग्रेस के साथ 4 पूरी बार पार्टी चली गई है रविंद्र भाई। हमें बता तो रहा हूँ आपको जी। कांग्रेस अर्थ बना था तब पूरी पार्टी गई थी जी। जब आदरणीय अर्जुन सिंह के नेतृत्व में गई थी तो गई थी। तो कांग्रेस आज नहीं बची हुई है क्या? जी। समाजवादी पार्टी आज नहीं बची हुई है क्या? जी। तो ये ऐसे लोग चले गए 2024 से पहले तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा। ये ऑपरेशन क्लीन है भारतीय जनता पार्टी का, जो ऑपरेशन लोटस चला रही है। अच्छा। वो भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन क्लीन है। लोटस है अपने जितने अपराधी भ्रष्टाचारी हैं वो ले लेगी। अच्छा। जो हमारे साथ बचेंगे वो विश्वसनीय साथी बचेंगे और हम केंद्र में किन्हीं भी परिस्थितियों में सरकार बनाएंगे। चलिए ठीक है। अजीत पवार एनसीपी में पहले ईमानदार थे, अब बीजेपी जाने के बाद भ्रष्टाचारी हो गए और ये जवाब दिया रविंद्र भाई ने। ये तो मोदी जी बताएंगे। ये मोदी जी बताएंगे। मोदी जी 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि बड़े भ्रष्टाचारी हैं और 3 दिन बाद बता दिया कि नहीं हमारे डिप्टी सीएम। अब ईमानदार कौन है, भ्रष्टाचारी कौन है, ये शायद जो हमारे पार्टी के नेता भी जानते हो, हम जैसे खबरन भी जानते। ठीक है सुधा मिश्रा जी, रविंद्र भाई ने एक बात बहुत अच्छी कही। अब ये बात किसके माध्यम से आई मुझे पता नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष एकजुट हो रहा है। आपके लिए यहाँ पर ये चीज़ खुशी की बात है, क्योंकि यहाँ पर अगर कांग्रेस के नेतृत्व में यहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ेंगी, 10 को राज करने वाली पार्टी है और निश्चित रूप से बड़ी पार्टी है कांग्रेस को, इसको कोई हल्के से नहीं ले सकता। पर जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी को देख रहा है यहाँ पर कि जो बेहतर तरीके से यहाँ पर टिकट भी काटे जाएंगे, होना चाहिए। जिसने काम नहीं किया वहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए और टिकट कटना चाहिए। तो यहाँ पर तमाम नाम आपके उत्तर प्रदेश कांग्रेस में भी हैं। जो बड़े बड़े नाम आए थे, बड़े बड़े वादे किए, तो स्वयं यहाँ पर राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ आई थी, पर चमत्कार हुआ नहीं। 40% महिलाओं को टिकट दिए, रैलियाँ निकाली और स्कूटी रैली निकाली, महिलाओं को एकजुट किया, पर आधी आबादी ने भी वोट नहीं दिया। और जब वोट नहीं मिला तो विधानसभा चुनाव में महज 2 सीटें, दाही का आंकड़ा नहीं पहुंच पाए। तो कैसे यहाँ पर बीजेपी को टक्कर देंगी, कि उत्तर प्रदेश के बिना रास्ता यहाँ पर तय करना मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पर रविंद्र भाई ने तमाम बात कही है। रविंद्र भाई ने कह दिया कि 65 सीटें हम जीत रहे हैं विपक्ष इस बार। तो विपक्ष में यहाँ पर जिस तरह से आप अगर नेतृत्व करेंगी तो कांग्रेस की क्या स्थिति है, कितनी सीटें जीत के आएंगी, कि बीजेपी 80 सीट का दावा कर चुकी है। जो बातें की वो बातें उन्होंने सपा या फिर कांग्रेस या किसी एक विशेष पार्टी को लेके नहीं, उन्होंने इस समय लोकतंत्र की जो जरूरत है उसकी बात की। और जाहिर सी बात है जब लोकतंत्र की जरूरत की बात होगी तो वहां पे सत्यता और जनता का जुड़ाव, ये 2 चीजें होंगी तभी चीजें आगे बढ़ सकती हैं। आपने बहुत बार सुना होगा ना, जादूगरों का शो लगता है। अच्छा। और जादूगरों का शो हर बार सुपरहिट नहीं होता है, एक बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, क्योंकि जादूगरी में आपको सिर्फ मन से सोचवाना होता है, सपने दिखाने होते हैं, नई नई बातें करनी होती है। और इसमें भाजपा सिद्धहस्त है। अच्छा। उसने खूब बड़े बड़े सपने, आप बताइए, जब यहाँ सांसदों की बात, ट्रिपल इंजन की सरकार है लखनऊ। अच्छा। उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, लखनऊ की बात कर रही हूँ। मैं अभी बैतरणी पार करके आ रही हूँ। हाँ। सड़कों की जो हालत है, हाँ। मतलब चूंकि सड़क की खराब है, जाम में फंसेंगे तो 4 व्हीलर लेके चल नहीं सकते। अच्छा। स्कूटीज चलेंगे तो बैतरणी पार करना प्रॉब्लम करता है। तो जिस तरह मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, वो बैतरणी ये लोग पार नहीं कर रहे हैं, जनता पार कर रही, जो हम जैसे लोग हैं ऊपर से जा रहे हैं। बता रही हूँ ये लोग कहाँ से जा रहे हैं भगवान जाने, लेकिन लोग जा लोग तो वहां से नहीं रहे होंगे, क्योंकि वहां इन लोग के जिस तरह लोग चलते हैं, फर्श पे दरी बिछी रहती है, वो जगह तो वो नहीं है। दूसरी बात, चमत्कार दिखा के कब तक, अभी भाई साहब ने कहा, हुसैन भाई साहब ने, कि
लाभार्थियों की सूची इनके पास है, सूची होगी आपके पास, लोग कहाँ हैं, लाभार्थियों ने जो लाभ पाए हैं उनको दिखा दीजिए। अगर आप कहते हैं कि बाकी सरकारों में 70 साल का जो लोग नाम लेते हैं गौरव जी, मुझे आज तक नहीं पता कि ये 70 साल में क्या अटल जी को गिनते हैं या अपने 5 साल को गिनते हैं कि नहीं, क्योंकि इनके अनुसार अमृत महोत्सव 75 वर्ष का चल रहा है, ये 70 साल की बात करते हैं। 70 साल के पहले इनकी एक 5 साल की सरकार रह चुकी है, उसके पहले भी रह चुकी है, लेकिन उसके बाद वे 70 सालों को कहते हैं, तो क्या मोदी जी के 5 साल, क्या अटल जी के 5 साल और बाकी जो जिनके साथ इनकी सत्ता थी उनकी सरकारों को क्या काउंट नहीं करना चाहते या काउंट नहीं करते या इनको गिनती नहीं आती है, ये दूसरी बात है। जहां तक जब ये लोग बातें करते हैं तो बातों का बेस क्या है? बेसलेस बातें तो बहुत हो सकती हैं, आप कुछ भी कहिए, आप कहिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अरे कहां से वो सबके लोग हैं कौन? आपने कहा शिक्षाविद, संगीतकार, जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है जो 4 का 5 का पैनल बैठा हुआ है सब इसमें पढ़े लिखे लोग हैं, सब शिक्षाविद हैं, समाज के वो लोग हैं जो समाज के बारे में सोचते हैं। क्या किसी के पास कोई जानकारी या कोई चीज आई क्या, या किसी के पास फोन आया? तो ये जो बातें हो रही है, नड्डा जी का काम क्या है आप भी जानते हैं, नड्डा जी रिसीव करते हैं और फिर छोड़ के आते हैं। तो नड्डा जी जो बातें कर रहे हैं उनकी बातें और जनता से जुड़ाव दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, तो हमें इनकी राजनीति पे नहीं, हम क्या करना चाहते हैं। भाई मैं पूछ रहा हूँ आपकी राजनीति क्या, क्योंकि यहाँ पर रविंद्र भाई बोले हैं 65 सीटें, नितिन तो आपका बोल दिया, तो भाई पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर सपा भाई की 80 सीट के जो रविंद्र भाई बोले सपना देख रहे हैं, तो सपने को तोड़ने के लिए क्या करने वाली है? वो तो जादूगरी है ना, कि 2 बार दिखा चुके हैं, जादूगरी जनता अब ऊब चुकी है, वो जान चुकी है कि इनका जो उज्ज्वला की जो तो आप कौन नया जादू लेके आएंगे? नहीं, हम जादू नहीं, इसलिए मैं क्लियरिफाई कर रही थी कि जादूगरी चलनी थी, चल गई। लेकिन जब सत्यता और पेट की भूख होती है और बच्चों का भविष्य होता है तो वहाँ पे जादूगरी की काम नहीं करती है। यहाँ पे विपक्ष जानता है, क्योंकि विपक्ष में सभी वही लोग नहीं है जो व्यवसायी वर्ग के आते हैं, यहाँ कुछ खास वर्ग के लोग हैं। आप देखिए, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस, चाहे कोई भी पार्टी, रालोद पार्टी, कोई पार्टी हो, सब पार्टियों का जुड़ान कैसे हुआ? आम लोग थे जिन्होंने आगे बढ़ने के लिए समाज को आगे लाने का काम किया। कांग्रेस में जो लोग थे वो भी जनता को जोड़ने के लिए, जनता की स्वतंत्रता के लिए जुड़े हुए थे। तो हमें पता है कि असल मुद्दों पे बात करनी है, यहाँ पे एजेंडों पे बात नहीं करनी है। ये लोग एजेंडा लेके आते हैं जीतने का, और हम मुद्दों के साथ, जनता के साथ हैं। तो मुद्दे लेके आए तो थे आप, शिक्षा पत्र भी जारी किया, पेंशन स्कीम भी जारी की थी, लड़की लड़ सकती को नारा भी दिया था। प्रभाव तो आपको मिल ही रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है प्रभाव वहां पर मिल गया था 22 में चुनाव, जहां पे एक चेहरा था। 10 मार्च 2022 को परिणाम आए थे सुधा जी, 2 सीटें आई थी। वो कौन सा प्रभाव बोलेंगे? नहीं, मैंने कहा चमत्कार। चमत्कार में आपके दिमाग को ना वो भ्रमित कर लिया जाता है। वो चमत्कार जो चल रहा, अब आधी आबादी और सभी लोग ये समझ रहे हैं कि शिक्षा, चिकित्सा के नाम पे जिस तरह से लोगों को बरगलाया गया, कर्नाटक में अगर वही चेहरा चमत्कार कर रहा हो तो मैंने कहा ना, भ्रम टूट रहा है। भ्रम जाल कब तक चलेगा? कर्नाटक की जनता ने बता दिया कि भ्रम नहीं चलेगा, और हम सब विपक्षी एक साथ मिलके इस देश में जनता का जुड़ाव पुनः लोकतंत्र से करेंगे। ठीक है इमरान भाई, राष्ट्रीय पार्टी बन गए आप, और यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी लगातार कबायर में लगी हुई है, और ये भी देखा जा रहा है तमाम लोग टिकट भी काटे जाने वाले हैं। सूचना ये मिल रही है कि मेहनत नहीं की है, लोगों से संवाद स्थापित नहीं किया है, और सांसदों का रिपोर्ट कार्ड कुछ जगह पे बेहतर नहीं है। सब जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, 5-6 जगह जहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि रविंद्र भाई ने तो बड़ी आंकड़ा दे दिया है कि 27 से 40 लोग काटे जाएंगे, इनके टिकट काटे जाएंगे। उस आंकड़े की बात नहीं करूँगा मैं तो जो जानकारी मुझे मिल रही है, जो खबर चली, मैं उसकी बात करूंगा। तो और सपा से यहाँ पर 80 सीट जीतने की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि यहाँ पर किस तरह से इनके विजय अभियान को रोकेंगे, और जो स्थिति हुई है सांसदों के रिपोर्ट कार्ड को लेकर जो अभी चर्चाएं चल रही हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी देखिए गौरव भाई, अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी जी तमाम तरह के आंकड़े पेश कर रहे थे, और आंकड़ों के साथ ये भी कह रहे थे कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आ जाइए और आपको लिस्ट मिल जाएगी किसको किसको क्या क्या मिला। तो मतलब इनके इस बात से ये बात स्पष्ट हो गई कि ये भी समझते हैं कि जनता को कुछ नहीं मिला है, जो कुछ है वो फाइलों में दर्ज है, जो कुछ है वो कागजों में दर्ज है। अच्छा। और मैं आप जानते हैं कि सिद्धार्थनगर जनपद से आता हूँ, बगल का जनपद है गोंडा, वहां से एक मशहूर शायर हुए आदम गोंडवी साहब जी, बिल्कुल हुए। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी फाइलों में हमारे गांव के मौसम गुलाबी हैं जी, तुम्हारा आंकड़ा झूठा है, तुम्हारे दावे किताबी। तो ये शायद भारतीय जनता पार्टी की किसी सरकार या ऐसी किसी सरकार के लिए ही उन्होंने कहा होगा जी। आप ये समीक्षा करने बैठे हैं, रिपोर्ट कार्ड सांसदों का तो मांगा जा रहा है, लेकिन जो सरकार पिछले 10 साल से देश के अंदर है
उसका रिपोर्ट कार्ड कौन मांगेगा? दरअसल ये रिपोर्ट कार्ड सरकार का खराब है। अच्छा, जिसकी सजा इन बेचारे सांसदों को मिलने जा रही है। बेचारे हो गए, बेचारे ही हैं। बहुत बहुत सहानुभूति है करे आपको। कोई भरे कोई, यही स्थिति कुछ है। हमारी पार्टी जोड़ने वाले हैं क्या? देखिए, वो आम आदमी पार्टी से जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे मामला अलग है, लेकिन विचारों के साथ बेचारा बोलिए, जब रिपोर्ट कार्ड की बात होनी चाहिए जी गौरव भाई जी, जब रिपोर्ट कार्ड की बात हो तो सिर्फ सांसदों की बात क्यों नहीं हो? क्यों सिर्फ सांसदों की बात होती है? जी, एक सांसद तो बनारस का भी सांसद है ना, जिसने एक गांव को गोद लिया था। हाँ बिल्कुल लिया था। चलिए हम और आप घूमने चलते हैं उस गांव में जिसको गोद लिया गया था। वो बड़ा हुआ कि नहीं हुआ गांव, अच्छा, उसको देख के आते हैं। दूसरी बात, देश के साथ जो वादा किया था देश के प्रधानमंत्री ने, एक एक करके वादे गिना रहा हूं, बार बार गिनाता रहता हूं, हमेशा गिनाऊंगा। महंगाई को कंट्रोल करने की बात की थी, और टमाटर जो आज मुंह चिढ़ा रहा है आपको भी, हमको और पूरे देश को। आज आप पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत देख लें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, और फिर उसके हिसाब से देश के अंदर देख लें, आपको सारा माजरा समझ में आ जाएगा क्या खेल चल रहा है। वो तो यहाँ व्यवस्था हो चुकी है। आप दूसरी बात जी, आप दूसरी बात सुनिए जी जी, हालत तो ये है कि रोजगार छीन लिया गया है, नौकरियां छीन ली गई हैं। जी, किसानों की आय दोगुनी करने की बात की गई थी। आय तो दोगुनी करना बहुत दूर की बात है, अगर वो एमएसपी पर भी खरीद की मांग कर देते हैं तो उनकी हड्डी पसली तोड़ के एक कर दी जाती है बीजेपी शासित राज्यों में जी। तो आप चाहे छात्रों की बात करें, किसानों की बात करें, नौजवानों की बात करें, व्यापारियों की बात करें, महिलाओं की बात करें, गरीबों की बात करें, वंचितों की बात करें, पिछड़ों की बात करें, शोषितों की बात करें, दलितों की बात करें, अल्पसंख्यकों की बात करें, कितनी लंबी फहरिस्त है जी। किसी से भी पूछ लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की ये 9 साल की जो सरकार चली है उसका रिपोर्ट कार्ड क्या है, तो मेरे ख्याल से 10 में 4 नंबर भी नहीं मिलेगा। अच्छा, 4 भी नहीं मिलेगा। तो जिस सरकार का रिपोर्ट कार्ड खराब है, अच्छा, अब वो बेचारे सांसदों के ऊपर जो है वो। इमरान भाई, मेरा सवाल आ गया अचानक, अच्छी बात कही आपने। रिपोर्ट कार्ड जो आपने 10 से 4 दे रहे हैं, 4 भी नहीं मिलेगा, ये 19 से 24 तक का दे रहे हैं या 2014 से लेके 24 तक का दे रहे हैं? देखिए, अगर 14 से 24 तक का देंगे तो 19 में गवर्नमेंट कैसे मैं बता रहा हूँ जी। एक सवाल भी फौरन कर दिया जी। उस सवाल का जवाब पहले ही देने जा रहा था, बोल लीजिए। तो ऐसे तो कांग्रेस पार्टी 45 साल तक जीती जी, ऐसे तो कांग्रेस पार्टी 45 साल तक जीती। दूसरी पार्टियां भी अलग अलग राज्यों में सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी को हरा के जी। तो इसका क्या मतलब वो सरकार अभी जिस सरकार को हराकर ये सत्ता में आए थे उस सरकार ने भी 10 साल का वक्त गुजारा था सत्ता के अंदर। क्यों भूल जाते हैं इसको? गुजारा है जी। तो अब 10 साल इनका पूरा हो गया। अच्छा, तो इनका तो 10 साल पूरा होगा। जिस तरीके से 10 साल देश की जनता ने बिताया है वो उसी 10 साल को याद कर रही जिससे परेशान थी। अच्छा, कि भाई इस अच्छे से तो वो बुरा ठीक था। तो कुल मिलाकर जी अब भारतीय जनता पार्टी के दिन भर चुके। चलिए, जनता का दिल, ये हैट्रिक मारने की बात कर रहा है, वो किस ब्याह पर कर रहा है? क्योंकि जिन जो और मैंने जितनी बातें गिनाई हैं ये आम आदमी पार्टी का वादा नहीं था जी। ये नरेंद्र मोदी जी का वादा था। चलिए, और उस वादे के खिलाफ उन्होंने काम किया वो भी मैंने आपको बता दिया और उसको आप मुझसे बेहतर ढंग से समझते हैं जी। तो कुल मिलाकर सरकार क्योंकि जनता से किए हुए वादों को पूरा नहीं कर पाई, इसकी वजह से अब इनको हारना है, ये तय है। ठीक है। तो अब ठीकरा किसके सर पे फोड़ा जाए? अच्छा, मोदी जी के सर पे तो फोड़ा नहीं जा सकता। अच्छा, तो भाई अब फिर से वही हो रहा है कि सांसदों के सर फोड़ दीजिए, आप बचा लीजिएगा, नड्डा साहब के सर फोड़ दीजिए, या कोई और आपने बेचारा बोल दिया, बचा लीजिएगा। चलिए, ठीक है इमरान भाई, ठीक है। अब मैं बात लूंगा प्रवक्ता रालोट की। रजनीकांत जी, आप समाजवादी पार्टी सहयोगी पार्टी है और पश्चिम में खासा प्रभाव आपका है, हमने देखा है। और जो आंकड़े बताते हैं कि जयंत चौधरी युवाओं के नेता के रूप में माने जाते हैं, पर किस तरह देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड भी लगाया जा रहा है, इमरान लतीफ़ का अपना कहना है, पर जो स्थिति है जिसको लेकर बीजेपी 80 सीट जीतने का वादा कर रही है, बोल रहे हैं इस बार हैट्रिक मार रहे हैं, उसका आधार क्या है? क्योंकि सांसदों के रिपोर्ट कार्ड तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ गए हैं, कुछ जगहों के 5-7 जगह ऐसी जिनका नाम चर्चा में चल रहा है, हालांकि पुष्टि नहीं है पर चर्चा में चल रहा है। पर चूंकि जब रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर गड़बड़ है तो उसकी जो धमक है वो भी ऊपर तक गई है, तो यहाँ टिकट तो कटने तय है।
आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, टिकट काटना न काटना ये बीजेपी का अंदरूनी मामला, वो काटें रखें, और रिपोर्ट कार्ड पर क्या नंबर देते हैं वो उनके नेता जाने। अच्छा, देखिए, इनका रिपोर्ट कार्ड तो उसी से, अभी जैसे एक बात आई कि इन्होंने गांव को गोद लिया जी, बहुत सांसदों ने गांव को गोद लिया, बिल्कुल लिया। इनको करने की क्या जरूरत थी, उन्हीं गांव का रिपोर्ट कार्ड ले लिए होते, लीजिए, उन्हीं सारे गांव को, जितने सांसदों ने गांव को गोद लिया जी, उन्हीं का रिपोर्ट कार्ड उठा लीजिए और देख लीजिए कि क्या किया इन्होंने, उसकी कितने डेवलपमेंट, जिसको उन्होंने अपना कहा कि मैंने इसको गोद लिया जाता, किसी बच्चे को आप गोद लेते तो उसका पालन पोषण बड़ा करते करते हैं, उसको बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चा लिखाते छोटे ही रह गए, हैं, बड़े क्या नहीं कर दिया, होता। कुछ नहीं किए, पता नहीं वो जिंदा आए कि नहीं है। अच्छा बच्चा, ये कौन सी बात? नहीं है, अच्छा, उन गांव की दशा क्या है भाई, अच्छा, अब उसमें जिंदा सड़क बने कि नहीं बड़ा बने, होने की बात ये नहीं, बच्चा बने नहीं है, वहाँ सड़क बने कि नहीं बने, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ट्यूबवेल बना, पानी गया, कुछ गया कि नहीं गया, अच्छा, इसका तो रिपोर्ट पहले ले लिए होते। अच्छा, आप झूठ मूठ में फिर एक नया रिपोर्ट ले रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? अच्छा, आप जनता को गुमराह करने। देखिए, ये जो हैट्रिक की बात करते हैं, ये तुष्टिकरण के ऊपर इनको इतना भरोसा है, अच्छा, तुष्टि का भरोसा है, इस पर इतना भरोसा है कि मैं इस अच्छा, काम को कर लूंगा। अच्छा, अब वो होना नहीं है। अच्छा, देखिए, ये बहुत कुछ करेंगे अभी। अच्छा, अभी राम मंदिर 22 जनवरी को उद्घाटित करेंगे, अभी उसको एक माहौल बनाने की कोशिश आपको करेंगे। खुशी है कि नहीं? राम मेरी मंदिर बात सुन, मैं राम मंदिर का स्वागत करता हूँ, राम मंदिर इनका थोड़ी ना। अच्छा, राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर कोर्ट ने बनवाया देश का है, है, जी। राम मंदिर की शिलान्यास हुआ, राम मंदिर का शिलान्यास कांग्रेस के नेता ने किया, जी। माननीय राजीव गांधी ने किया, जी। वहां का ताला माननीय वीर बहादुर सिंह ने खुलवाया था, हाँ। कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश में, हाँ। और कांग्रेस और राम भक्त कौन नहीं है? अच्छा, और कौन राम मंदिर को नहीं चाहता? तो राम मंदिर की बात करिए, पूछ लिया मैंने सुन आपसे। हाँ। और दूसरी चीज है कि नहीं, अब उसको ये आडंबर करेंगे, अभी शुरू करेंगे, 22 जनवरी को है ना उसका डेट, इसीलिए उसको टाल के 22 जनवरी रखा गया। अच्छा, उसको पहले भी किया जा सकता था। तो आडंबर क्या, पूजा नहीं, आडंबर ये करेंगे, आडंबर है ट्रेन क्या? चलाएंगे, भक्ति दिखाएंगे, कैंप लगाएंगे, नहीं, पूरी बांटेंगे, हुसैन भाई से पूछ लीजिए, सुनिए, और दुनिया भर के काम करेंगे। मेरी बात सुनिए, काम करेंगे, लेकिन हाँ। एक बात मैं बता दूं, आज आपको एक बहुत सीधे 35 सीटें 80 में, अच्छा, इन्होंने 150 वोट से लेके और 20-25 हजार वोट के अंतर पे जीता है। अच्छा, सुन लीजिए, 35 सीटें पिछली चुनाव में, जी बिल्कुल, जिसमें 150 वोट से भी ये इन्होंने चुनाव जीता है, बिल्कुल जीता है, और उस समय हम सपा और मायावती जी साथ थे। जी, इस बार कांग्रेस भी है और भी पार्टियां हैं, सारी चीजें साथ आ रही हैं। अच्छा, तो जो 65 सीटों का आंकड़ा हमारे भाई ने बताया है, अच्छा, रविंद्र रवि जी ने, ने, अच्छा। ये कोई गलत आंकड़ा नहीं बताया। अच्छा, ये आंकड़ा पार कर जाएगा, पार कर जाएगा, पार कर जाएगा, ठीक है। तो और ये तो सीटें बढ़ेगी क्या? 80 इनकी हो गई, 65 इनकी हो गई, 145 नहीं, सीटें हो गई? 80 नहीं आएंगी ना, 15 आएंगी इनकी? नहीं आएंगे, बिल्कुल अच्छा, नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। अच्छा। आप ये देख लीजिए ना, पिछली बार भी कह रहे थे, अच्छा, कोलकाता बंगाल मुझे में लगा ही सर कह रहे सीटें बढ़ने थे, वाली होंगी, हाँ। बंगाल में ही कह रहे थे, कर्नाटक में बजरंग बली और सब लगा लिया। तो अब धर्म के मुद्दे पर जनता गुमराह नहीं हो रही है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, अच्छा, और इसका स्वागत हमको, इनको, सबको करना चाहिए। अच्छा, कि अब विकास और महंगाई और मुद्दों पर, रोजगारी बेरोजगारी पर चुनाव हो रहा है। अच्छा, इसका स्वागत तो सारी राजनीतिक पार्टियों को करना चाहिए। अच्छा, क्यों हम हिंदू मुस्लिम और इस अच्छा, के चक्कर अच्छी में बात पड़े आपने हैं। कही। अभी बैठक थी पटना में, आपको याद होगा, जैन चौधरी गए नहीं थे। जैन चौधरी जी बाहर थे। अच्छा, अच्छा, पारिवारिक कार्यक्रम था, विवाहिक अच्छा, कार्यक्रम था, अच्छा, और मेरा परिपत्र वहां गया हुआ था। अच्छा, अच्छा, और बेंगलुरु में जो बैठक है उसमें जैन चौधरी जी जा रहे हैं। अच्छा, अच्छा, वो देश में अगर होते तो वहां गए होते, मेरा वहां पे पत्र गया था, हमने वहां पे उस माध्यम से वहां पे अपनी बात चलिए, कही। ठीक है। सफार हुसैन, जवाब आपको देना है, बारी बारी सबका जवाब दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर, रविंद्र प्रताप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस सुधा मिश्रा और प्रवक्ता रालोद रजनीकांत भाई, तीनों ने एक ही बात कही कि 65 सीटें जीत के आ रहा है। अब सीटें तो यहाँ पर 145 होगी नहीं कि आप 80 सीट जीत जाए, सीटें तो 80 रहेंगी। तो यहाँ पर 15 सीटें जीतने की बात कही जा रही है। आपके सपने पे कुताराघात हो गया है, 80 से 15 पे आ गए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लोग बोल रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा फलसफा लेके आने वाले हैं कि इनके इस विचार को, अब इसको बोलिएगा मुंगेरिया का सपना है या जो भी हो, पर यहाँ पर तीनों पार्टियों ने एकजुट होकर एक बात कह दी है। अब रिपोर्ट कार्ड यहाँ पे इमरान लतीफ बोल चुके हैं कि रिपोर्ट कार्ड अगर आपका खराब है, प्रधानमंत्री खराब है, सरकार खराब है, तो इसकी सजा सांसदों को क्यों दे रहे हैं। और सांसदों ने जो गांव लिए हैं, रजनीकांत जी बोले हैं कि अगर जो गांव लिए हैं उनको ही देख लें तो सारा रिपोर्ट कार्ड क्लियर हो जाएगा। सफर हुसैन, जवाब आपकी जिम्मेदारी, जवाब आपको देना है, बोलिए। गौरव जी, हाँ, यहाँ पर समाजवादी पार्टी है जो तथाकथित तौर पर उत्तर प्रदेश में अपना वर्चस्व बनाए रखी। अच्छा, एक पार्टी आरएलडी, जिसके प्रवक्ता रजनीकांत जी हैं, जी, इनके राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष कौन है मुझे पता नहीं, जो आदमी अपनी पार्टी की सदस्यता नहीं बचा सका, जी,
वो जनता के हित की बात क्या करेगा। और इनका इसी से रिपोर्ट कार्ड पता चलता है कि इनकी सदस्यता समाप्त हो गई है और जिले स्तर की पार्टी है। अच्छा, और इनसे हम पूछना चाहेंगे कि इनका राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष कौन है इस पार्टी का। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष है जयंत चौधरी, जिला अध्यक्ष क्या होता है भाई? भाई राष्ट्रीय जिला लगा तो दिया मैंने, राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष बता तो दिया भाई, इतना बड़ा पद दे दिया मैंने। अच्छा, अपनी पार्टी नहीं बचा पाए प्रदेश बचाने की बात। अच्छा, रही बात कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में 2 सीटें हैं जी। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इन सारे विपक्षी भाइयों से जी कि हमको ये बता दें कि ये भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं या माननीय मोदी जी से चुनाव लड़ रहे हैं। लीजिए, ये एकजुटता जो दिख रही है जी, ये सिर्फ मोदी जी के भय से दिख रही है। अच्छा, भय से दिख रही है। अच्छा, भय से दिख रही है, डर और खौफ। कौन सा भय है? भारत में पहली बार एक ईमानदार प्रधानमंत्री आया है। अच्छा, आपने देखा कि ऐसा प्रधानमंत्री जो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करता है। आपकी हमारी पार्टी की सभी हंस रहे हैं। आपकी बात सभी हंस रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहूंगा, कहाँ से लेके आए हैं? हाँ नहीं मेरे हंसेंगे हंसने वाली बात हंसेंगे ना, क्योंकि मुद्दा विहीन है, मुद्दा विहीन है, मुद्दा विहीन है। इन सब से मुद्दा विहीन है। और बैठिए आप और इनसे ये पूछिए जी, इनसे ये पूछिए इमरान कि भाई अगर ये बोलिए। इतने ही दमदार है और भारतीय जनता पार्टी का खराब प्रदर्शन है और वो 14 में 3 सीटें आने वाली है, तो इनसे ये पूछिए कि अपने दम पर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा, ये एकजुटता का कारण क्या है? अच्छा, एकजुटता क्यों? अच्छा, आप गठबंधन और अगर एकजुटता हो रही है, अरे गठबंधन आप नहीं करते हो हैं। रही है, गठबंधन करो तो ठीक आप है, गठबंधन करते हैं। दूसरा कोई करे तो पाप है। देखिए क्या बात करते हैं? अगर हमने गठबंधन किया, मुझे लग रहा है ये साइड अटल इफेक्ट बात करिए। 23 तारीख का साइड इफेक्ट है, आप भूल गए बोलना क्या है। आप मुद्दे बात कर रहे हैं, हुसैन भाई मुद्दे पे बात साथ करिए। में लेकर ईमानदारी से 5 साल की सरकार चलाई, गौरव जी मैं एक प्रश्न पूछना 5 चाहूंगी साल की ईमानदारी। पूरी सरकार चलाई। जी, ये एकजुट सवाल भाई आपसे सुधा मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस पूछा जा रही है। जी सवाल भाई, प्रवक्ता कांग्रेस, मैं आपकी ईमानदारी पे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। सुनिए सवाल भाई, सुन लीजिए। मैं अरे सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा। यही समस्या है भाई। सवाल भाई प्लीज सुन लीजिए, प्रवक्ता कांग्रेस पूछा जा रही है। बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी बनती है। किसी के बीच में नहीं बोला हूँ। नहीं, सवाल से आपसे सवाल पूछ रही है। किसी के बीच सुनिए, नो ठीक है, नहीं बोला, अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ प्रवक्ता कांग्रेस कुछ पूछा जा रही है आपसे। सुनाम जी पूछिए। आपकी जिम्मेदारी बनती है, चूंकि आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, तो आपकी ईमानदारी और जिम्मेदारी दोनों बनती है कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, ये मंदिर बनने वाला जो मसला था, एक मस्जिद के जगह मिली थी, कितना बना है, कितनी घेराबंदी हुई, कितना काम चला है, कृपा करके जनता को बताइए। बहुत जरूरी है, सबका साथ सबका विकास, कितना काम हुआ बता दीजिए, ईमानदारी है। हाँ मैं बता रहा हूँ, बता दीजिए। जो जमीन दी गई वहां पर अयोध्या के बगल में जो जगह दी गई, ये मुस्लिम समाज का काम है कि वो जा करके वहां। अरे आपने विरोध दर्ज नहीं कराया, वो सरकार काम बनवा रही है, आपने बनवाने के लिए नहीं कहा। आप कैसे हम क्यों विरोध दर्ज करेंगे? नहीं, विरोध दर्ज नहीं करना है, अपने काम को सरकार का काम तो जमीन देना, सरकार का काम है जमीन देना। अच्छा, तो हमने जमीन दे दी, सरकार समाज का काम है वहाँ मस्जिद बनाना। अच्छा, रजनीकांत जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे। क्यों नहीं? मंदिर सरकार बनवा रही है कि ट्रस्ट बनवा रहा है? मुस्लिम समाज जवाब दे जी। अरे हुसैन जी, मंदिर ट्रस्ट बनवा रहा है। रजनीकांत मिश्रा को पूछ रहा है आपसे। रजनीकांत मिश्रा सरकार रोक रही है क्या? सरकार रोक रही है क्या? रजनीकांत मिश्रा बोल रहा है कि मंदिर सरकार बनवा रही है कि ट्रस्ट बनवा रहा है? बता दीजिए, आप बताइए ना। हेलो, बोलिए। मंदिर ट्रस्ट बनवा रहा है कि सरकार बनवा रही है? हम जिले स्तर की पार्टी आपसे पूछ रहे हैं, बताइए। जिले स्तर की पार्टी आपसे पूछ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव एजेंडे में राम मंदिर, काशी की ज्ञानवापी, क्या अभी यही गुम रहे, इसीलिए तुम नहीं जीतोगे। ईमानदारी की बात पूछी गई है, जनता देख रही है, ईमानदारी की बात बताइए। पार्टी के एजेंडे में है, इसको पूरा करना भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी। सबका साथ मतलब कैसे हुआ? कोर्ट से आप जबरदस्ती फैसला दिलवाते हैं? सबका साथ जमीन मिल गई है, मस्जिद बनाना सरकार का काम नहीं है, मुस्लिम समाज तो राम मंदिर क्या सरकार में उसका कोई भी हेल्प नहीं हो रहा है, ट्रस्ट से बन रहा है, इसका उत्तर दीजिए ना। सरकार पूरा सहयोग करेगी, मुस्लिम समाज मस्जिद बनाने जाए तो। हम पूछ रहे हैं मंदिर ट्रस्ट बनवा रहा है कि आप बनवा रहे हो? आप खड़ी होइए मस्जिद बनाने के लिए, आप जाइए वहां पर। अगर सरकार हस्तक्षेप करे तो बताइए, पूरा सहयोग करेगी, जाइए। लीजिए, चलिए। कौन नहीं जा रहा है? चलिए, इमरान भाई कुछ बोल रहे हैं। इमरान भाई
बहुत मुस्कुरा रही सवाल भाई की वजह से, क्या बात कर दी देखिए गौरव जी, मेरी बात अभी खत्म नहीं। हाँ बोलिए। मैं बोल लूं? हाँ बोलिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी कि एकजुटता क्यों? हाँ अगर एकजुटता कर रहे हैं तो इनको जनता को बताना पड़ेगा कि हम किन मुद्दों के और किस चीजों के साथ आपके बीच में उतरेंगे। बता दो रिया, कितना बताएंगे? अब कैसे बताएं? क्या बताया? समय आने दीजिए ना, समय आने दीजिए। अरे समय आएगा तो हम 80 सीटें जीत कराने वाले हैं। दोनों भाई बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीत कराने वाले हैं। ये समय आपको बताएगा, आपके झूठ का ये समय बताएगा। मैडम ये समय बताएगा, आपने ये समय बताएगा। सफार हुसैन, यहाँ पर आपके- ये 65 जीतने की बात कर रहे हैं, आप 80 जीतने की बात कर, सीटें नहीं बढ़ाओगे, सीटें नहीं बढ़ने वाली हैं। यहाँ पर नुकसान किसी न किसी को होगा। हम सबका साथ सबका विकास के दम पर ये बात कर रहे हैं। अच्छा। इनसे पूछिए ये 14 से सत्ता से बाहर है, किस दम पर आएंगे? अच्छा, सुरम साहब बता रही है कि एकजुट क्यों हुई है? सुरम साहब बता रही है इसलिए है क्योंकि आप जैसे सुन लीजिए जब आप जैसे प्रवक्ता सबका विकास बता नहीं पाते हैं। अरे जवाब दीजिए आप। जवाब दे रही है, सुन लीजिए सवाल भाई सुन लीजिए, बता रही है कि हम लोग एक साथ क्यों हैं। सवाल सुन लीजिए, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? जवाब दीजिए। अरे मैं आपको जवाब इन बातों का बिल्कुल नहीं दूंगी, लेकिन हम एक साथ क्यों आए हैं मैं उसका आप याद मत करिए। अगर आपको टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत है तो रख लीजिएगा, लेकिन बोलिए मैं आपको जवाब दे रही हूँ। बिल्कुल मैं आपको जवाब दे रही हूँ। प्रधानमंत्री कौन? अरे फिर वही बात, आप हमारे प्लीज सुन लीजिए, आप ही मत बोले इस गठबंधन का। ठीक है हो गया सवाल भाई, यही समस्या, प्लीज सुन लीजिए। हाँ मैं बताती हूँ, मैं हमारा जवाब सबको मौका दे दीजिए। अखिलेश यादव के कार्यकर्ता। अरे भाई यहाँ सब लोग हैं, प्लीज बोलिए सुना जी बोलिए। इतने 5-10 गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन? अच्छा हुसैन भाई, गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन, नाम बताइए। आपके इसी व्यवहार की सच्चाई जनता को बताने के लिए और ये आप लोग जो झूठे बातें दिखाते हैं पूरी दुनिया को, इसका सच उजागर करने के लिए। जब हम जीतेंगे, हमारी एकजुटता हो रही है, हम एक साथ हैं। जब प्रधानमंत्री बनाने का समय आएगा, एकजुट होकर प्रधानमंत्री बनेगा। हम आपको जवाब नहीं समझते हैं, जिस दिन जनता मांगेगी। प्रधानमंत्री का नाम बताइए। अच्छा आप बताइए, प्रधानमंत्री चुनने की प्रक्रिया क्या है? प्रधानमंत्री का नाम बताइए। प्रधानमंत्री चुनने की प्रक्रिया क्या है? चलिए प्रधानमनात्रि चुनने की प्रक्रिया छोड़िए, आपका प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करिए, कौन होगा? गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री चुनने की प्रक्रिया क्या है? बताइए, आप नाम बताइए। भाजपा के आप नाम बताइए। प्रधानमंत्री चुनने की गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन? दर्शकों को आपके गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन? भाजपा के प्रवक्ता को भी नहीं पता है। चले हो गया, प्रक्रिया क्या है? चले हो गया सवाल भाई हो गया। इमरान बोलेंगे, इमरान नजीब बोलेंगे, ठीक है। भ्रष्टाचारियों के एकजुटता का प्रधानमंत्री कौन? धीमा करिए सवाल भाई। भ्रष्टाचारियों के एकजुटता का प्रधानमंत्री। चलिए इमरान नजीब बोलेंगे। इमरान भाई बोलिए कुछ बोले थे इमरान भाई आप जी। देखिए शफात भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत प्रकांड प्रवक्ता हैं जी, और मैं इनके बीच में एक शब्द नहीं बोला हूँ डर के मारे। अच्छा डर के मारे, डर गए आप? हाँ, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, मैं डर के मारे नहीं बोला हूँ और नहीं बोलने नहीं देंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि भाई हमारा हमको बोलने देगा। चलो बोलने देगा, चलो और इस चाय की कसम है, इसी चाय कसम भी दे रही है, बड़ी बात हो गई। सरकार बनाई थी जी। अच्छा जी। अब 2 सवाल इन्होंने किया कि गठबंधन क्यों कर रहे हैं। अभी अगर मैं पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नाम लूंगा तो ये इन सर अपना झुका लेंगे बहुत ज्यादा सम्मान में, और झुकाना भी चाहिए। तो उन्होंने जो अपनी हिंदू महासभा, जो उनकी पार्टी थी, जी बिल्कुल थी, जिसके अनुयायी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग आज के समय में जी, उन्होंने आजादी से पहले 3 राज्यों में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन की सरकार बनाई थी। क्यों बनाई थी पहले ये बता दें। अच्छा ठीक है, चलिए आजादी से पहले पे थोड़ा दिक्कत हो सकती। आजादी के बाद अफजल गुरु जैसे खूंखार आतंकी को शहीद कहने वाली पार्टी पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी। बताएं क्यों बनाई थी उसके साथ सरकार? तो जिसने पीडीपी के साथ गठबंधन किया हो, जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया हो, तो वो गठबंधन पे सवाल उठा रहा है तो हंसी आएगी। अच्छा अब ईमानदारी की बात कर रहे हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार पर ज्ञान देते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि डाकू गब्बर सिंह अहिंसा, प्रेम पर, सद्भाव पर उपदेश दे रहा हो। अच्छा अब बताइए, जिस पार्टी का सबसे बड़ा नेता, यानी मैं देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, देश ही नहीं दुनिया के इतिहास के अब तक के सबसे बड़े घोटाले में लिप्त हो और वो जांच कराने से भाग रहा, उसको ये ईमानदार कह रहे हैं। अभी अच्छा दूसरी ईमानदारी, अभी मैं
जो अडानी मोदी महाघोटाला है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं, उसकी जांच ये नहीं करा पा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, अभी 2-3 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर कहा था कि एनसीपी जो है वो 70,000 करोड़ के घोटाले में लिप्त है। अच्छा, इनकी पार्टी के नेता किरीट सोमैया ने हसन मुशर्रफ का जिक्र किया था, उनके 100 करोड़ के घोटाले को उजागर किया था। ये कौन सा वाशिंग पाउडर आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास है कि जिससे एक बार भ्रष्ट नेताओं या भ्रष्ट पार्टी की धुलाई कर देते हैं, वो पार्टी पवित्र हो जाती है, वो नेता पवित्र हो जाते हैं। अच्छा, आपको चाहिए क्या? इतनी ईमानदारी अगर आपके पास है कि दुनिया का महाभ्रष्ट नेता लेकर आ जाइए, हाँ। और मोदी वाशिंग पाउडर जो है, अच्छा, उससे आप नहला दीजिए, उसको धुल दीजिए, तो ईमानदार हो जाएगा। अच्छा, तो ऐसी ईमानदारी देश को अब नहीं चाहिए। अच्छा, ठीक है। ईडी के दम पर, सीबीआई के दम पर जो आपने हाहाकार मचा कर रखा है, देश के लोकतंत्र को तखड़ बखड़ करके रखा है, चीरहरण करके जो लोकतंत्र का आपने रखा है, संविधान का करके रखा है, अब ऐसी व्यवस्था देश की जनता नहीं चाहती है। अच्छा। इसी वजह से। अच्छा, तीसरा एक सवाल इन्होंने और किया था कि प्रधानमंत्री कौन होगा। अरे बच्चों जैसी बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अच्छा। इनको इसकी प्रक्रिया का अंदाजा नहीं है क्या? इसी पे अगर हम लोग कह देते हैं कि भाई देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, राजनीति में पढ़े लिखे लोग होना चाहिए, तो चिढ़ जाते हैं लोग भाई। अच्छा, अरे भाई प्रधानमंत्री कौन चुनता है? क्या देश की जनता डायरेक्ट प्रधानमंत्री चुनाव करती है क्या? जी। क्या यहाँ पर उम्मीदवार अमेरिका जैसी व्यवस्था है क्या? विपक्ष का उम्मीदवार पूछ रहे हैं। यहाँ पर नहीं, उम्मीदवार नहीं होता। अच्छा। गौरव भाई, आप भी बचकानी बात कर रहे हैं। नहीं, वो कह रहा है कि पद का कोई उम्मीदवार नहीं होता है। सांसद पद का उम्मीदवार होता है। गौरव भाई जी, सांसद चुनाव करते हैं कि कौन किसको अपना नेता चुनेंगे। चेहरा तो सबसे बड़ी पार्टी चुन के नेता चुनेगी। चेहरा पूछ रहे हैं वो। नहीं, चेहरा फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, जब जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया पे आप बात करेंगे ना। अच्छा। चेहरा काहे नहीं कर्नाटक में बता दिया था। अच्छा। पंजाब में चेहरा कौन था जब विधानसभा का चुनाव लड़ने गए थे विधानसभा का, तब मोदी जी का चेहरा क्यों नहीं था? अच्छा। हिमाचल प्रदेश में चेहरा क्यों नहीं तो मोदी जी का? कर्नाटक में चेहरा क्यों नहीं किया? जहां पर चुनाव जीत लेंगे वहां पर मोदी जी का चेहरा होगा। अच्छा। और जहां पर चुनाव हार जाएंगे वहां पर कहीं पर सांसदों को निपटा देंगे। अच्छा। कहीं पर वहां के प्रदेश अध्यक्ष को निपटा देंगे, कहीं पर वहां के नेताओं को निपटा देंगे। ये कौन सा दोहरा मापदंड है? सवाल जवाब दीजिए, फिर अमिन भाई को लेता हूँ। बोलिए। मैं गौरव जी सिर्फ इन लोगों से एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, पूछ लीजिए आपके माध्यम से। ये भ्रष्टाचारियों के गठबंधन का नेता, चलिए नेता जिसको ये प्रधानमंत्री बनाएंगे, अच्छा। वो कौन होगा उसका नाम बता दें। लीजिए जी, उसका नाम बता दें। सवाल वही है, सवाल वही है इमरान भाई। और जनता जानना चाह रही है। अच्छा, आखिर गठबंधन हो रहा है, इतना बड़ा गठबंधन हो रहा है कि पूरे भारत के भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ रहे हैं। कौन सी बात वो है? अपना नेता किसको चुनेंगे? भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं आप सबको। ये सही बात है, ये सही बात है। कौन सी बात है? सबको एक प्रधानमंत्री, एक जनता के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री को डकैत बताएंगे है, तो हम बैठ करके सुनेंगे, भाजपा के कार्यकर्ता हम सुनेंगे। ये सारे भ्रष्टाचारी एकजुट होकर के आएंगे, चुनाव लड़ेंगे। दावा करना चाहिए, डकैत बोल रहे हैं उनको। अच्छा, बताइए, ये भ्रष्टाचारी एकजुट होकर के अपना नेता किसको चुनेंगे? नाम बताइए, नाम बताइए। इमरान लतीफ जी बताइए। अरे गौरव भाई, आप भारत के प्रधानमंत्री का आप शब्द इस्तेमाल करेंगे। मैं सफात भाई बोल चुके हो, तो बोलना चाहता हूं। आपके पास इमरान लतीफ कुछ पूछ रहे हैं आपसे, बोलिए। आपके दो मंत्री आपके जेल में, बोलिए इमरान भाई, पूछ लीजिए। आपके 2 मंत्री जेल में हैं। अरे मैं पूछ रहा हूँ, अजीत पवार जो है, आप बताइए, नेता थे महाराष्ट्र के, जिनके बारे में देवेंद्र फडणवीस कहते थे अजीत पवार चक्की पीसिंग। कब चक्की पीसने जा रहे हैं सिंचाई घोटाले? अरे सफर अजीत पवार कुछ बोल दीजिए। बोला अजीत पवार ईमानदार है क्या? ईमानदार है? प्रशांत भूषण का पूछ रहा हूँ, प्रशांत भूषण कहाँ गए? अगर अजीत पवार ईमानदार है, भूषण आपकी पार्टी के थे। पहले प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर झूठ बोला था। जवाब दीजिए। अब या तो ये झूठ बोल रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में झूठ बोल कर गए हैं। लीजिए, कौन झूठा है बताएं भाई। शफात हुसैन साहब, अरे आप शफात हुसैन साहब झूठे हैं या देश का प्रधानमंत्री झूठा है? जिन्हें 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का इल्जाम लगाया था अजीत पवार के ऊपर और कार्रवाई की गारंटी भी दी थी। कब होगी कार्रवाई? आपके मंत्री अजीत पवार, तो यही बात मैं कह रहा हूँ, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की गारंटी नहीं है, भ्रष्टाचारियों को मलाई की गारंटी है भारतीय जनता पार्टी के राज में। मोदी जी आरोप लगा रहे अजीत पवार को लेकर आपके ऊपर। अरे आरोप लगा
अरे गौरव भाई, अजीत पवार को इकलौते थोड़ी ना है। हम 80 सीटें जीत कर आ रहे हैं किसान। शिवेंद्र अधिकारी को भूल गए क्या? अरे अजीत पवार को लेकर जो बात उन्होंने कही शर्मा है को भूल गए क्या? आप नारायण रायनो को भूल गए क्या? आप अनिल शर्मा को भूल गए क्या? बताएं जी, कितने नाम बताएंगे हम आपको? चलिए ठीक है प्रशांत भूषण की बात बताएं। जी, चलिए ठीक है, बताइए किस आरोप में जेल गए थे? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, और बताइए चलिए रविंद्र भाई। नेशनल हेराल्ड घोटाले में कौन जो है अदालत के चक्कर काट रहा है? अरे भाई शपाल भाई, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे के सामने रक्षा सौदे में दलाली करते हुए रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। सवाल भाई हो गया। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी वाले हैं आप। चलिए ठीक है, व्यापम घोटाले की पार्टी वाले हैं आप। माइनिंग घोटाला येदियुरप्पा वाली पार्टी, व्यापम घोटाला शिवराज सिंह चौहान वाली पार्टी, चारा घोटाला शिवेंद्र अधिकारी वाली पार्टी, वाटर स्कैम हेमंत बिस्वा शर्मा वाली पार्टी। कौन से याद कितना दिलाए? स्कैम बताऊं, चलो ठीक है, कितने नेताओं ठीक का है, नाम बताऊं? ठीक है, रविंद्र भाई बोलेंगे। घोटाला भूल चलिए, गए। हो गया सवाल भाई, हो गया। रविंद्र भाई बोलिए, रविंद्र भाई बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र बार बार चेहरा पूछ रहे हैं। हाँ 1977 में बहुत छोटे से सहयोगी थे हमारे ये जी, तब इनका नाम था भारतीय जनसंघ। जी, तब क्या इन्होंने चेहरा पूछा था? फिर अगला चुनाव होता है 1989 में, जी, हमारे बड़े सहयोगी के रूप में थे। जी, तब इन्होंने चेहरा पूछा था। जी, और चेहरा पूछना असंवैधानिक है, क्योंकि प्रधानमंत्री का चुनाव जो होता है, जी, ये प्रधानमंत्री का चेहरा पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव जो होता है जी, वो काउंसिल करती है। जी, स्टेट में होती है तो एमएलए लोग करते हैं, सदन में होता है तो लोकसभा के सांसद करते हैं। अगर इसको इनको नहीं मानना हो तो तमाम संवैधानिक चीजों को नहीं मानते, इसको भी ना माने ये लोग। अच्छा, नहीं मानते क्या? और अपेक्षा नहीं है कि ये मानेंगे। अच्छा। दूसरी बात, इन्होंने कहा मोदी जी का भय है, तो क्या इतने खतरनाक आदमी है मोदी जी अच्छा, कि पूरा विपक्ष डर गया है? लीजिए, अगर वो क्या तभी तो एकजुट हुआ है। हाँ, तभी एकजुट हुआ है। लीजिए, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? अगर मोदी जी और बताइए, चलिए एक चीज बता दीजिए। प्रश्न भी सुन समझ लीजिए। प्रधानमंत्री का नाम नहीं बताना चाह रहे हैं, बता दीजिए। भ्रष्टाचारियों के एकजुट का नेता कौन होगा? लीजिए, चलिए बता दीजिए। चलिए बता दीजिए। दूसरा, आप उस भ्रष्टाचारियों के गठबंधन का नेता कौन मैं होगा? आपको उस योग्य नहीं मानता हूं कि आपकी बात का जवाब दूं। लीजिए, आपको योग्य नहीं मानते हैं। अब चलिए, बार बार ये लोग कहते चलिए, हैं आदरणीय चलिए खत्म करिए। जब आप योग्य नहीं आप मानते चुप तो रहिए, खत्म चुप करिए। रहिए, चुप मैं रहिए। आप जैसे भ्रष्टाचारियों से बात भी नहीं करना चाहता हूँ। लीजिए। इसका जवाब 24 में दूंगा। हाँ। और 80 सीटें जीत कर आऊंगा। ये जनता चलो, सुन आपको लीजिए, जवाब सुन लीजिए। देगी। भाग क्यों रहे हैं? चाहे जितने भ्रष्टाचारी एकजुट हो जाए, अच्छा। मोदी जी काहे प्रधानमंत्री बनेंगे। इतना excited हो रहे हैं, बैठ के आराम 80 से सीटें बात जीतेंगे। अरे धन्यवाद। अरे तेज क्यों हो रहे हैं? नाराज क्यों हो रहे हैं? धन्यवाद। इतनी नाराजगी क्यों हो गई धन्यवाद। आपकी? क्यों नाराजगी होगी? धन्यवाद। सवाल भाई, जवाब तो ले लीजिए। इतनी नाराजगी? ये जवाब ले रहा हूँ और जवाब पूछना चाह रहा हूँ। हाँ। बताएं भ्रष्टाचारियों लीजिए, का बताइए, नेता कौन रविंद्र बता होगा? दीजिए इनको। नहीं, बता दीजिए। बताइए रविंद्र जी। हाँ, ये क्यों इन बोल रहे हैं? भ्रष्टाचारियों का भ्रष्टाचारी नेता क्यों कौन बोल रहे हैं होगा? आप? ममता होंगी, जी। नीतीश कुमार होंगे, हाँ। कौन होगा? चलिए, जवाब दीजिए। रविंद्र भाई बता दीजिए। अगर राहुल इससे भी ज्यादा जोर राहुल चिल्लाना गांधी है और तो पप्पू डॉक्टर को होंगे। बुला लीजिए। बोल रहे बताइए। हैं डॉक्टर को बुला 25 लीजिए करोड़ आप। पप्पू है इस देश में। आप बुला लीजिए। आपने तो नाम ही खराब कर दिया उसको तो। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, जवाब दीजिए। चलिए आप इस कौन योग्य नेता आपकी होगा? बात का जवाब दें। दूसरा आप- विषय है, चलिए। बार बार ये बताइए। मीडिया में पूछा जाता है हाँ, क्या आप बैंगलोर में जो सुनिए, मीटिंग कर रहे सुनिए, हैं सुनिए। की घोषणा सुनिए। करेंगे? इनका बंद करा सवाल भाई सुन लीजिए, बंद करा दीजिए। 2 मिनट रुकिए। सवाल भाई सुन लीजिए। हाँ, बोलिए रविंद्र भाई। पूछा जाता है जैन जी क्यों नहीं आए। हाँ। मैं कारण बता दूं स्पष्ट रूप से। जी। यह मीटिंग 15 जून को होनी थी। जी, ये पूरा डिसीजन अरे हो जैन जी चुका की था। पार्टी खत्म हो गई। किसका नाम ले रहे हो आप? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? इसी बात पार्टी की सदस्यता खत्म हो गई। अरे आप ये क्यों बंद नहीं कर रहे इनकी वो आवाज? पार्टी सवाल भाई कहाँ सुन है? लीजिए। अरे इनकी आवाज दूसरी आपकी बात बंद किया करो। जाए। आप बेकार बात कर रहे हो हमेशा बैठ के। आप डिबेट कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो। लड़ाई। तो आवाज बंद हैं? पार्टी करिए। बचा नहीं पाए। पहले झगड़ा कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? नहीं आप चुप आराम रहिए। आराम से, आराम चाहता से, है। आराम से। हैं? सवाल भाई सुनिए। पार्टी बचा नहीं पाए। अच्छा, अरे पार्टी को बचा देंगे। बचा नहीं पाए। हम हम क्या बचा दिक्कत देंगे, है? तुमको क्या आप चिंता पाँच लगी? मिनट बंद अभी आपको खतौली हराया है भाई उन्होंने। खतौली हराया आपको ना बिहार उसकी में। आवाज को। एक साहब खतौली आप हार गए। विक्रम सैनी की। सदस्यता बचा नहीं पाए। अच्छा, बोलिए। तो 15 तारीख को हम लोगों ने ये डिसीजन लिया था जी, कि बिहार में बैठक करेंगे। जी। चूंकि आदरणीय राहुल गांधी जी उपस्थित नहीं थे, जी, तो आदरणीय जयंत जी का वह जी। प्रोग्राम पहले से फिक्स हो गया जी, कि उनको जब ये प्रोग्राम शिफ्ट किया जा रहा है तो जी। हम उनको किसी अपने व्यक्तिगत कारणवश बाहर जाना था, वो जी। चले गए जी, और 23 वाली कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए। जी। अभी 4 दिन पहले उन्होंने बयान दिया है कि बिल्कुल। बेंगलुरु वाली बैठक में मैं जाऊंगा। जाएंगे।
तो ये उसका उत्तर है। दूसरा ये कह रहे हैं कि जयंत जी की पार्टी अपनी सदस्यता नहीं बचा पाई, तो ये तो अपने पार्टी का नाम ही नहीं बचा पाए थे, भारतीय जनसंघ का। लीजिए समर सेन। और भारतीय जनसंघ को जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट कर दिया तो 2 लोग जीत के आए और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जमानत जब्त हो गई थी। लीजिए, तो ऐसी बातों में क्यों उलझाते हैं? वर्तमान में रहिए ना। आपकी स्थिति बताइए, आज की बात करिए, आज की वर्तमान की बात करिए। आपके बात की उत्तर नहीं दे रहे। वर्तमान की बात करिए। आप अपने उस योग्य बन जाइए कि आपके बात का कोई उत्तर दे। आप योग्य नहीं है, आप उस योग्य बन जाइए कि आप योग्य नहीं, आपके बात का जवाब नहीं दिया जाएगा। बोले आप योग्य इससे पहले कार सेवकों की गोलियां भी चली थी। हाँ चलाई थी, चलाई थी, बता रहे हैं हमने चलवाई थी, हमने चलवाई थी, बता रहे हैं हमने चलवाई थी। आपने 8 लाख हिंदुओं को झूठ बोल के मोबिलाइज करके उन ऐसे जगह पे जो हिंदुओं का पवित्र स्थल था वहां पर बुलवा दिया 8 लाख हिंदुओं को। और उस 8 लाख हिंदू के अराजक भीड़ से अयोध्या जी की 25 हजार की जनता परेशान हो गई थी और हमने गोली चलवाई, एक भी आदमी नहीं मिला। आप लोगों ने बम ब्लास्ट करा दिया उस पूजा स्थल पे और कम से कम 20 हिंदू मारे गए। चले, और आपने बम ब्लास्ट कराया। चले, हो गया, हो गया। बहुत गिनाऊंगा, चले, हो गया, गिना दूंगा। चले, हो गया, चले, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। फाइनल कमेंट रजनीकांत जी बोलिए। देखिए जी, ये जो प्रवक्ता बैठे हैं भाजपा के हुसैन भाई, गुस्से में, ये बहुत गुस्से में आ गए और इन्होंने ये लग रहा है कि ये अभी से आपाक होने लगे। अच्छा, आपाक होने लगे। अभी तो चुनाव बाकी है, चुनाव बाकी है, अभी इनको चुनाव में आना है और उस पर बात करनी चाहिए। और कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, मेरा नेता कौन चुना जाएगा, जब ये गठबंधन की मीटिंग हो रही चल रही उसमें तय करेंगे, आपके सामने आएगा, बात करिएगा कि वो कैसा आदमी है क्या है, फिर जब आपको मिल जाएगा तो आप बात करिएगा। दूसरी चीज ये है कि जनसंघ से लेके आज तक मैं देख रहा हूं, आपने जो ये मदारी डमरू बजा के जो लोगों को गुमराह करके सरकार बना ली। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी की चलती हुई सरकार में 10 साल नहीं, मनमोहन सिंह की सरकार बनी, ठीक, कांग्रेस की सरकार बनी जी। और आज मनमोहन सिंह की नीतियों के देन है कि इस भारतवर्ष का एक नौजवान मोटरसाइकिल से चल रहा है, उनकी बनाई हुई पॉलिसी की देन है कि आज ग्वाला भी दूध मोटरसाइकिल से बेच रहा। ठीक, ये उस आदमी की देन है। आपके वित्त मंत्री कहते हैं कि प्याज महंगा क्यों खाते, लहसुन महंगा क्यों खाते, आप इस पर बात नहीं करोगे। आप बात करोगे कौन, आप भ्रष्टाचारी करने वाले होते कौन हो, आप ईडी हो, सीबीआई हो, कौन सी जांच की हो, आप कहते हो सबको भ्रष्टाचारी, ठीक है, क्यों कहते हैं आप? ठीक है, ठीक है, इस तरह की भाषा टीवी पे बंद कर दीजिए। चले, हो गया, ये गलत हो गया, हो गया, हो गया, ठीक है। आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी और चर्चा थी 24 चुनाव को लेकर, बीजेपी की लगातार रणनीति को लेकर। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर जो चर्चाएं थी उस चर्चा में तमाम तरह के विषय सामने आ गए। कोई किसी से गठबंधन का चेहरा पूछने लगा तो कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार पूछने लगा। पर कुल मिला के जो डिबेट थी वो डिबेट में एक बात स्पष्ट हो गई है कि जो भी सांसद है और उनका रिपोर्ट कार्ड है अगर खराब है तो यहाँ पर कार्रवाई जरूर होगी। ये कार्रवाई केवल बीजेपी नहीं करेगी, ये कार्रवाई सभी पार्टियां करेंगी, क्योंकि यहाँ पर सबको जीत हासिल करनी है। अगर यहाँ पर गठबंधन 65 सीट की बात कर रहा है तो बीजेपी यहाँ पर 80 सीट का दावा कर रही है, तो बदलाव यहाँ जरूर होगा। अब कौन सा सांसद आने वाले समय में चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा वो फिलहाल भविष्य के गर्भ में निहित है। पर एक बात तो स्पष्ट है कि कार्रवाई का दौर चलता रहेगा और तस्वीर बदलती रहेगी। तस्वीर 24 को लेकर, तस्वीर जीत को लेकर, तस्वीर सरकार बनाने को लेकर। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।